हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकास ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल साइंस में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स है उसके लिए मैं एक सेपरेट मैंने कहा था मैं वीडियो बनाऊंगी। तो इस वीडियो में पहले हम क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है डेट है उसको यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद जो सेकंड बुक है उसके कंबाइंड जो 3 चैप्टर उनकी रिविजन करेंगे। एक और चीज मैं चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों के जो एग्जाम में सिर्फ एक ही दिन बचे हैं और एक ही दिन का आधे दिन का टाइम मिला है, उसी में आप लोगों को पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए 6 चैप्टर की। तो क्या मैं चैप्टर वाइज आप लोगों की 1-2 घंटे में कंप्लीट रिवीजन करा दूं या कंबाइंड रिवीजन कराओ? तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसा भी आप लोगों के कमेंट्स होंगे कि चैप्टर को हम कंबाइंड ही रिवाइज करें दोनों ही बुक के, या फिर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको क्लियर करें। तो जो भी आप लोग कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से फटाफट से मैं वीडियो बनाकर आप लोग को पहुंचा दूंगी। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले और फर्स्ट चैप्टर में हमारा चैप्टर ही क्यूबा मिसाइल क्राइसिस से स्टार्ट होता है 1962 में। बताइए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक। देखिए टोटल 50 है, 50 में से 25 तो ऐसे हैं जो आप लोगों को रटे हुए हैं। हार्डली मुझे लगता है कि 15 से 20 ही ऐसे जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962 और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन यूएस ड्रॉप 2 एटॉमिक बॉम्ब ऑन जापानीज सिटी। जापान के जो 2 बड़े शहर थे नागासाकी हिरोशिमा पे कब बॉम्ब गिराया गया था? अगस्त 1945 में। नाटो कब स्टैब्लिश हुआ था? तो यहाँ पे 1949 होगा, यहाँ पे गलती से 45 लिख गया, 1949 है। नेक्स्ट है कि नैम और उसके बाद व्हाट्सएप एक्ट कब बना था? 1955 में बना था। फर्स्ट नैम का समिट कहाँ पे हुआ था? 1961 में हुआ था। इंडिया ने साइन कब किया था फ्रेंडशिप ट्रीटी? अगस्त 1971 में किया था। सोवियत ने कब इन्वेट किया था अफगानिस्तान पे? 1979 में किया था। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया में कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी बने थे सोवियत यूनियन के? 1985 में बने थे। अंडर द येल्त्सिन लीडरशिप ऑफ जो येल्त्सिन थे बोरिस येल्त्सिन के लीडरशिप में रशिया यूक्रेन और बेलारूस ने डिक्लेयर कर दिया था सोवियत यूनियन को डिसबैंड कर दिया था। वो कब किया था? दिसंबर 1991 में। बर्लिन वॉल कब गिराया गया? नवंबर 1989 में। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर सबको पता है 1991 में। 9/11 का जो अटैक हुआ था 11 सितंबर 2001 में। यूएन कब बना था? 24 अक्टूबर 19 इसको भी हम लोग की 1945 में बना था। हर साल इसको यूएन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना आपको, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसी साल उसको बनाया गया था 1945 में। इंडिया ने कब ज्वाइन कर लिया? उसी साल एक हफ्ते बाद 24 को बना, 30 अक्टूबर 1945 में ज्वाइन कर लिया। अरब स्प्रिंग कब स्टार्ट हुआ था? दिसंबर 2010 से स्टार्ट हुआ था। ट्यूनिशिया से स्टार्ट हुआ था, पता ही है। आईएलओ कब स्टैब्लिश हुआ था? 1919 में हुआ था। प्राइस जस्टिस स्पीच जो नेहरू जी के द्वारा दिया गया था वो कब किया गया? 14-15 रात की जो अगस्त 1947 को दिया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पाकिस्तान कराची में दिया था। वो कब दिया था? 11 अगस्त 1947 को। 4 दिन का डिफरेंस था, आपको याद रखना है। गांधी जी जो है उनकी हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। इलेक्शन जो मणिपुर में हुए थे जून 1948 में। सेपरेट आंध्र प्रदेश की डिक्लेरेशन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कब किया गया था? पता होगा, विशाल आंध्रा मूवमेंट चला था दिसंबर 1952 में। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में 1953 में। 3 साल के बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 में। द स्टेट महाराष्ट्र एंड गुजरात जो बने थे अलग अलग, पहले एक ही थे तो 1960 में अलग अलग हुए थे। मेघालय को कसम से हटाया गया था, काट के अलग किया गया था 1972 में। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जो है वो 2000 में बने थे नए स्टेट। प्लानिंग कमीशन जो है 1950 में बने थे। बॉम्बे चैप्टर वाइज मैंने बनाने की कोशिश की है, इसीलिए डेट आपको ऊपर नीचे दिख रही होंगे। बॉम्बे प्लान जो है आपको पता ही है, जो इंडस्ट्रीज आपस में इकट्ठे हुए थे तो उनसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1944 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 से 56 के बीच का टाइम पीरियड है। नीति आयोग जो है 2015 में बना है। फूड क्राइसिस बिहार में 1960 में आया था। ब्रिटेन ने जो अटैक किया था इजिप्ट पे सुएज कनाल के कारण 1956 में। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था मार्च 1947 में। चाइना ने तिब्बत पे कंट्रोल किया 1950 में। चाइनीज इन्वेजन जो है 1962 में हुआ। ऑपोजिशन पार्टी थी वो तो 1962 में जो वही चाइनीज इन्वेजन हुआ था। उसके बाद जो ऑपोजिशन पार्टी वो स्प्लिट हो गई थी वो 1964 में हुई थी। इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया चाइनीज इन्वेजन के बाद जो है क्या क्या देश में इम्पैक्ट पड़ा था, तो दे देते हैं कि जो ऑपोजिशन है पार्टी वो टूट गई थी। उसमें डेट डाला था 1963। अगर आपको याद हुआ नहीं 1964 में हुआ तो आपको पता होगा ये भी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। इसीलिए जो भी ऑपोजिशन पार्टी थी आपस में जो स्प्लिट हुआ था 1964 में हुआ था। ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 1966 में। 1965 में आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। वॉर के बाद जो एग्रीमेंट होते कहते हैं ना आपस में जो पीसफुल जो एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं दो देशों के बीच में, ताकि फिर से सिचुएशन नॉर्मल हो सके, दो देशों में आपस में ट्रेड हो सके, लोग जा सके।
तो वो कब हुआ था? जनवरी 1966 में सोवियत यूनियन के मीडिएटर के थे शिमला पैक्ट 1971 में। फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ 1972 में, शिमला पैक्ट साइन हुआ। इंदिरा गांधी उस टाइम देश की प्राइम मिनिस्टर थी। बांग्लादेश क्राइसिस है 1971 में हुआ था। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट सबको पता है कि मई 1974 में हुआ था। सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में हुआ। अरब इसराइल वॉर 1973 में। फर्स्ट गल्फ वॉर जनवरी 1991 में। कोल्ड वॉर एरा जो है 1945 से 1991 तक चला। और नेशनल यूनिटी डे, ये नया टॉपिक जुड़ा है, जो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है, जब से नरेंद्र मोदी देश में प्राइम मिनिस्टर बने हैं 31 अक्टूबर को। कंस्ट्रक्शन बर्लिन वॉल कब बना था? 1961 में। ये भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देते अरेंज करने के लिए भैया बर्लिन वॉल बनी कब थी, तो पता होगा ना कब बनी, तब तो उसको आप अरेंज कर पाओगे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो ये सब चीजें जो थी टोटल इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग फिर देते चाहते आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 50 से ज्यादा नहीं है, टोटल 50 ही है। उसमें से 20-30 ऐसे हैं जो कि चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही आपको आगे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैंने इनको यूज किया एमसीक्यूज में, तो देखिए फटाफट से आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड जो बुक है हमारी, दूसरी बुक जो है उसकी हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड रिवीजन करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, उसके अंदर जो हमारा प्लान डेवलपमेंट है वो आ रहा है, इंडिया फॉरेन पॉलिसी आ रहा है। तो कंबाइंड रिवीजन लेके चलते हैं। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप लोग को प्रोवाइड कर सकूं एग्जाम से पहले, ताकि आप लोग हर बार आपको नए क्वेश्चन मिल सके, आपके और ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। दिन ही आपके पास आधे दिन बचा, उसी में आपको पूरे 6 के 6 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग का वाइस प्रेसिडेंट किसके द्वारा अपॉइंट किया था? आई होप इसका आंसर सभी बच्चों को पता होगा। देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जो पॉलिसी अडॉप्टेड बाय नीति आयोग के द्वारा कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की थी? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आयुष्मान भारत। तो नीति आयोग के द्वारा जो की गई थी मेक इन इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का इंडिया का इसमें टारगेट था। नेक्स्ट है कि विच वॉज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया, जो नई आजाद इंडिया थी उसके आगे सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या था? नेशनल इंटीग्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन या अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड का आंसर होगा इसका नेशनल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है कि इंडिया कंडक्ट फर्स्ट एंड सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण इन द ईयर डैश एंड डैश, यानी पहला और दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट जो है तो कब किया था? तो फर्स्ट आपको पता, अभी मैंने ऊपर बताया 1974 में, सेकंड कब किया था? 1998 में। तो इसका आंसर आप लोगों के सामने देखिए कौन सा दे रखा है, C74 और 1998। वही डेट आप देखेंगे बार बार रिपीट हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्यूट साइड बिटवीन इंडिया और चाइना? इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा इसमें से चारों में जो डिस्प्यूटेड साइड नहीं है? ये भी मैंने बहुत बार बच्चों को समझाया, ये लिपू लेक पास है जो कभी डिस्प्यूट इंडिया चाइना के बीच का नहीं है। नेक्स्ट करेंगे, निजाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद, ही एंटर इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट इन इंडिया इन नवंबर 1947 फॉर डैश व्हाइल नेगोशिएट विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन। कितने साल के लिए उसको स्टैंड पे रखा था? तो इसका आंसर 6 का एक साल के लिए इसको रखा था। नेक्स्ट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंट्रीज द आउटकम ऑफ हर इकोनॉमीज पॉलिसी, दीज रिमार्क वर मेड बाय। ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा कहा गया? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसमें जो स्टेटमेंट है एक गलत है, देखते हैं इसमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। पहला है कि निजाम ऑफ हैदराबाद कीन टू हैव इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर द स्टेट ऑफ हैदराबाद, बिल्कुल सही है, वो चाहता था कि हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेट रखना। जम्मू कश्मीर रेडी टू साइन द इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन, क्या जम्मू कश्मीर तैयार था इंस्ट्रूमेंट एक्सरसाइज करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट देख लेते थे, इशू ऑफ जूनागढ़ वर रिजॉल्व बाय द प्लेबिस्सिट इन द स्टेट, वहां पे जनमत के द्वारा इसको प्रॉब्लम सॉल्व किया गया था। ट्रावनकोर वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू मर्ज इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडिया टू स्टेट टू, यहाँ पे होगा नॉट, फर्स्ट इंडियन स्टेट था जिसने खुद को, ठीक है, जो नहीं चाहता था, ठीक है, डिड नॉट वांट टू मर्ज, यहाँ पे होगा कि वो मर्ज इंडिया के साथ नहीं होना चाहता था, ठीक है। इसमें ये वाला जो है जम्मू कश्मीर वाज रेडी टू साइन द इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन, ये वाला जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट उसमें थोड़ी मिस्टेक थी। वास्तव में वो स्टेटमेंट ये था कि त्रावणकोर जो है वो पहला ऐसा स्टेट है जिसने अपने आप को सबसे पहले इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। आपकी बुक में बहुत ही क्लियरली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा आर्गुमेंट है वो करेक्ट नहीं है। पहला कि हैड अ लॉन्ग पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही है, बहुत लंबा उनका एक्सपीरियंस था। ही वाज अ विजनरी, गुड स्पीकर, बहुत अच्छी बाई, बहुत अच्छी बोलते थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम लीग वांटेड दैट द टास्क ऑफ इंटीग्रेशन शुड बी एंट्रस्टेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। मुस्लिम क्यों चाहेगा? ही वाज द होम मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर ऑफ कंसेशन डिपार्टमेंट। इसका जो आंसर है सी है, जो है वो एक गलत स्टेटमेंट
नेक्स्ट है कि फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? नीति आयोग एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। नीति आयोग डज नॉट इंश्योर द स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेशन फेडरलिज्म, भैया इसीलिए तो बनाया गया था, वही क्योंकि जो है कॉर्पोरेशन फेडरलिज्म पे बेस्ड है, तो ये गलत है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्स ऑफिसर चेयरमैन नीति आयोग, ये भी सही है। जो डॉक्टर राजीव कुमार द करंट वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग, भी सही है। इसमें हमारा कौन सा जो है गलत है वो बी है, नीति आयोग डज नॉट इंश्योर द स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, ये गलत है क्योंकि इसी पे तो पूरा बेस था। नेक्स्ट, नीति आयोग सर्व एज अ थिंक टैंक टू द प्रमोट डैश फेडरलिज्म वेयर गवर्नमेंट एक्ट एज अ डैश विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको दे रखा है, इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, उसका सही आंसर हमारा 11th का सी होगा, एज अ कोऑपरेटिव फेडरेशन एंड फैसिलिटेटर, गवर्नमेंट एक्ट एज अ फैसिलिटेटर विद द हेल्प। तो कोऑपरेटिव और जो फैसिलिटेटर है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाई वाज प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस क्यों किया नीति आयोग ने? प्लानिंग कमीशन प्रॉब्लम क्या थी, उसकी जगह नीति आयोग की जरूरत पड़ी। हालांकि मोर पुश वाज रिक्वायर्ड टू कॉप अप विद द प्रेसिंग चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट, की ज्यादा हमें मतलब जो डेवलपमेंट के जो चैलेंजेस थे उसको ज्यादा मतलब हमें ज्यादा पुश की जरूरत थी, इसलिए हमको एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी। द प्लानिंग कमीशन वाज नॉट डिजायर्ड बाय द लीडर, लीडर को पसंद था, बिल्कुल नहीं था। प्लानिंग कमीशन वाज अनएक्सेप्टेबल बाय द पीपल, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इट वाज इनएडमिसिबल बाय द ऑपोजिशन। इसका आंसर ये है कि मोर पुश वाज रिक्वायर्ड टू कॉप अप विद द प्रेसिंग चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है यदि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। हमने देखा था कि जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट जो है लैंग्वेज के बेसिस पे क्या उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। Where the concept of power sharing was realized, the principle of variation is expected. Uniform was found to the demarcation of state. तो इसका आंसर है जो नेगेटिव इम्पैक्ट है 13 का वो डी है कि the movement started many parts तक, जैसे ही ये मान लिया गया था आंध्र प्रदेश को, उसके बाद आपको पता है कि भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिमांड्स उसमें लगी लैंग्वेज के बेसिस पे। वही कह रहे मूवमेंट स्टार्टेड मैनी एरियाज ऑफ कंट्री डिमांडिंग द फॉर्मेशन स्मॉल सेपरेट स्टेट्स की। चूज ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट जो गलत है। तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है पास 1956 में बिल्कुल हुआ था। इंडिया को जो है दो भागों में डिवाइड 1947 में बिल्कुल हुआ था। इंडिया आजाद 1947 में ये भी हुआ था। नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट 565 से 565 थे, इसमें कह रहे हैं कि 512, तो ये जो है वो गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑन ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था वो आपसे पूछ रहा है। पहला तरीका है कि सीपीए वाज इन द फेवर ऑफ सोवियत यूनियन ग्रो क्लोजर विद द कांग्रेस, बिल्कुल सही है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज ब्रोक अप इन 1963, ये भी सही है। यहाँ पे ध्यान रखना इसमें क्या पूछा उसने, ऑपोजिशन पार्टी पूछा। अगर इसमें देश में पूछता तो इसका आंसर जो है अलग होगा, वो मैं आपको समझाती हूँ। पहला क्या है कि सीपीआई पार्टी जो सोवियत यूनियन के मतलब फेवर में थे वो कांग्रेस के और ज्यादा पास हो गए, ये तो ऑपोजिशन पेपर है, सीपीआई ऑपोजिशन पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो 1963 में टूट गया था, तो 1963 में नहीं टूटा था, 1964 में टूटा था, ये ध्यान रखना समझ में। तो ये 1962 में नहीं टूटा था, 1964 में टूटा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने ऊपर डेट बताए थे वो यही था। दूसरा कि यहाँ पे जो है कि नागालैंड को एक स्टेट का दर्जा दिया गया, वो तो देश पे इम्पैक्ट पड़ा, ऑपोजिशन फर्क नहीं पड़ा। दूसरा कि नॉर्थ ईस्ट सिचुएशन में जो लीडर थे उन्होंने उसके बारे में ध्यान देना स्टार्ट कर दिया कि पहले से वो देश अपने को आइसोलेटेड फील कर रहे थे, उन्हें इस सेपरेटिज्म की भावना ना चाहिए, देश पे फर्क पड़ा, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या पूछ रहा है दैट इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट का ऑपोजिशन पार्टी पे क्या पड़ा था। ऑपोजिशन पार्टी पे पहला दूसरा इम्पैक्ट पड़ा था, जो सीपीआई थे जो सोवियत यूनियन के फेवर में थे वो कांग्रेस पार्टी के करीब आ गए थे, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है 1964 में टूट गई थी, ठीक है। बाकी जो दो चीजें हैं वो किस पे पड़ा था, वो देश के ऊपर पड़ा था। देश में पूछता ऑपोजिशन की जगह पे, ऑपोजिशन पार्टी की जगह पे, तो फिर तुम्हारा ये सी और डी आंसर होता है। लेकिन अभी इसने क्या पूछा, ऑपोजिशन पार्टी पूछा, तो ए और बी। ये क्वेश्चन को इसीलिए आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि क्या पूछा है, क्योंकि होता क्या है, मैंने आपको यहाँ पे ऑपोजिशन देखा है, वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देंगे, पूछेंगे व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑन द नेशन। नेशन पे क्या पड़ा, देश पे क्या पड़ा। आपके दिमाग में क्या होगा कि सीधा ऑपोजिशन पार्टी, आप वो चीज मार्क कर लोगे, नहीं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑपोजिशन पार्टी पूछी थी तो ऑपोजिशन पार्टी पढ़े, लेकिन देश पे क्या इफेक्ट पड़ा, नागालैंड को स्टेट का दर्जा दिया गया, और जो नॉर्थ ईस्ट में जो सिचुएशन थी उसको चेंज किया गया, समझा गया कि उनमें कहीं सेपरेटिज्म की भावना ना आ जाए। वैसे ही वो देश बिल्कुल वहां पे डेवलपमेंट काम हो नहीं रहे थे, कहीं वहां पे अलगाववादी आंदोलन में स्टार्ट ना हो जाए, तो इसलिए वहां की जो सिचुएशन को थोड़ा देखा गया, तो वो देश पे इम्पैक्ट पड़ा था, ऑपोजिशन पार्टी का नहीं था। फिर कह रहा है कि सिंस नागपुर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1920 दिस प्रिंसिपल वाज एक्सेप्टेड दैट द
रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट वुड बी अ लिंग्विस्टिक बेसिस कि भैया 1920 में जो नागपुर सेशन हुआ तो उसमें एक्सेप्ट किया गया था इस प्रिंसिपल को कि देश में जो स्टेट्स बनेंगे वो लैंग्वेज के बेसिस बनेंगे। बट डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद द लीडर्स वर अगेंस्ट इट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। पर आजादी के बाद वो इस चीज को बिल्कुल ही उन्होंने डिनाई कर दिया था कि क्यों, कैसे, ऐसा उनके पीछे मोटिव क्या था। तो यहाँ पे दे रखा है आपको थिंग्स हैव चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, बिल्कुल सही चीज है कि वहां पे उस टाइम पे 1920 में नहीं पता था कि आजादी के बाद देश के 2 टुकड़े हो जाएंगे, धर्म के नाम पे इतने बड़े प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, दिस माइट डिस्ट्रक्शन डिसइंटीग्रेशन से देश खतरे में पड़ सकता है और देश के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं। इसीलिए भारत ने कहा और टॉप लीडर्स का भी इस चीज को फिलहाल टाल देते हैं। टू अडॉप्ट मिक्स पॉलिसी, टू अडॉप्ट प्लान, तो ए और बी जो है वो दोनों रीजन है। इसीलिए भारत ने क्या करा, इस भारत के सीनियर नेताओं ने इसको छोड़ दिया था। Yet during the Nehru era, why did some political parties and group in our country believe that India should be more friendly with the bloc led by US? कि कह रहे कि नेहरू के टाइम पे बहुत सारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग तो चाहते थे भाई हमारा जो ज्यादा अच्छा रिलेशन होना चाहिए वो यूएस के साथ होना चाहिए, कि हमारे रिलेशन यूएसएसआर के साथ चलता है, ऐसा क्यों बोलते थे? इसका रीजन है बिकॉज यूएस ब्लॉक क्लेम टू बी, यूएस जो ब्लॉक है खुद क्या क्लेम करता था, वो ज्यादा वो क्या है, बिकॉज द यूएस ब्लॉक क्लेम टू बी द प्रो डेमोक्रेटिक एंड प्रमोटेड कैपिटलिज्म। आफ्टर नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर विजिट टू चाइना, देखिए इसमें भी आपको क्वेश्चन फंसेगा। यहाँ पे कह रहा है आफ्टर नेहरू तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो चाइना गए थे। बच्चों को यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी भी दिख रहा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल गए थे, इसमें कोई मना ही नहीं है, 1977 में गए थे। बट तब वो देश के फॉरेन मिनिस्टर थे, तब वो देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। अगर यहाँ पूछे कौन से लीडर गए थे तब तो हमारा आंसर अटल बिहारी वाजपेयी होगा। बट यहाँ पे पूछा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, एज अ प्राइम मिनिस्टर कौन गया था, तो नेहरू जी के बाद एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है राजीव गांधी गए थे। ठीक है, राजीव गांधी जी गए थे। तो ये आपको एक चीज में ध्यान रखना है कि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी नहीं आएगा। एक बच्चे ने मुझे कमेंट भी किया था कि मैम अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, बिल्कुल गए थे अटल बिहारी वाजपेयी, कोई फिर मना नहीं है, 1977 में गए थे, उनसे पहले गए थे। बट वो एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं गए थे, एज अ फॉरेन मिनिस्टर गए थे। और यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, अगर पूछे कि एज अ प्राइम मिनिस्टर कौन गए थे आप, लेकिन आफ्टर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पूछा हुआ है, तो इसीलिए राजीव गांधी। अगर पूछेगा आफ्टर नेहरू की द लीडर, यहाँ पे सिर्फ नेता बोल दे फिर तुम अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे ले सकते। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन सम प्रोविजंस रिगार्डिंग, जो आर्टिकल 51 है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो है वो हमारे आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है। 3rd चैप्टर क्वेश्चन है, 2nd पेज पे बॉक्स बना है, उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। चाइना मेड अ सडन अटैक ऑन इंडिया, इंडिया पे जो अचानक से अटैक किया था, कब किया था चाइना ने, अक्टूबर 1962 में किया था। बहुत ही गद्दार था वो। हम यहाँ पे हिंदी चाइना के भाई भाई के नारे लगा रहे और वो उधर हमारे पीछे। कह रहा है कि बांग्लादेश जो है emerged as an independent nation, यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि आफ्टर चाइनीज रेवोल्यूशन इन 1949, की चाइनीज रेवोल्यूशन 1949 में हुआ था, बिल्कुल सही। विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो कौन सा देश था जिसने सबसे पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया था, वो इंडिया था। वही आज इंडिया भुगत रहा है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को। Next, I give the name of 2 provinces which were also divided during the partition of India. इंडिया के पार्टीशन वो 2 कौन से स्टेट थे जिनका भी बंटवारा हुआ था, तो इसका आंसर है पंजाब और बंगाल। और यहाँ के लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ था क्योंकि उन्हें कुछ घंटे की मोहलत देके उनको बोला गया था भाई आपको यहाँ से जाना होगा, तो इनके साथ बहुत बुरा हुआ। तो पूरे देश के साथ ही हुआ था, लेकिन इन स्टेट रहने वालों की जो स्टेटस थी वो और ज्यादा खराब थी। नेक्स्ट कह रहा है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड, कब बना था, अपॉइंट किया गया था, तो यहाँ पे 1953 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड 53 में, और एक्ट जो बना था 1956 में, 3 साल के बाद आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे लाइंस दे रहे कि उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। It was decided that what was till then known as India would be divided into 2 countries, India and Pakistan. Such a division was not only painful but also very difficult to decide and to implement. It was decided to follow the principle of religious majority. This basically means the area where the Muslim were in the majority would make up the territory of Pakistan. The rest of the stay in India. The idea might appear simple, but it was presented all kinds of difficulties. बिल्कुल सही है। डिसाइड तो ये हुआ था कि भैया ठीक है, जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी पीपल है उसको काट कर अलग से पाकिस्तान बनाए थे, बाकी इंडिया यही भी रह जाएगा। बट कहने में तो बहुत आसान, सुनने में आसान लगा, बट रियलिटी में जब देखा गया तो बहुत डिफिकल्टीज आई, क्योंकि ऐसा कोई बेल्ट एरिया ही नहीं था जहाँ पे केवल मुस्लिम मेजोरिटी रहो। उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम एरिया जो मेजोरिटी वो मिलना भी नहीं चाहते थे, ऐसे बड़े सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट, व्हाई डिड द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 प्रूव वेरी पेनफुल, वेरी, उसको बहुत पेनफुल क्यों खा गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये बहुत ही बड़ा जो क्या था, अनप्लान ट्रैजिक ट्रांसफर था, बिना किसी प्लानिंग के सडनली से ये डिसीजन हो गया था कि भैया दोनों तरफ के लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। कोई भी चीज अनप्लान होती है तो उसके साथ जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं बहुत नेगेटिव होती है। नेक्स्ट 26 की व्हाट मेजर डिफिकल्टी अरोज इन द वे ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन
जब हो रहे थे देश के 2 बंटवारे होते थे, क्या मेजर डिफिकल्टीज आई। पहला देयर वाज नो मुस्लिम बेल्ट और मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इन द ब्रिटिश, बिल्कुल सही है। और मुस्लिम मेजॉरिटी डिड नॉट वांट टू बी इन पाकिस्तान, ये भी सही है। तो दोनों ही जो ए और बी है, ये दोनों ही सही है। दोनों दिक्कतों का सामना देश में करना पड़ा था। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट वुड बीन इंडियाज पोजीशन इन द वर्ल्ड had not been no partition of India। अगर इंडिया के 2 टुकड़े नहीं हुए थे, इंडिया पाकिस्तान ना होता, तो देश में इंडिया की क्या पोजीशन होती? इंडिया की पोजीशन सच में बहुत अच्छी होती, क्योंकि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं होता तो इतने सारे युद्ध ही नहीं होते शायद से। और ये टेररिस्ट का जो मामला है, शायद वो भी भारत को इतने ज्यादा झेलना ना पड़ते। तो कह रहे हैं इंडिया वुड हैव बीन अ मच लार्जर नेशन इन टर्म ऑफ टेरिटरी एरिया में इंडिया बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। इंडिया वुड हैव प्लेड अ मोर वाइटल रोल इन द वर्ल्ड सिनेरियो में इसका जो बहुत अच्छा दबदबा होता। 27 में दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे हमारा थर्ड होगा बोथ आर करेक्ट। Which led to the decision of the creation of Pakistan। कह रहा है कि which led to the decision, कौन सा डिसीजन पाकिस्तान बना था? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे सबसे पहले पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन मुस्लिम लीग और कांग्रेस का सर्वल पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1940। इसका आंसर है ये वाला बीच। क्योंकि देखिए ये जो था पॉलिटिकल कंपटीशन था वो तो चल ही रहा था, लेकिन 1940 में कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए, घटना हो गई, जिसके कारण जो पाकिस्तान बनना इतना ज्यादा तय हो गया। कि मैंने बताया था क्विट इंडिया मूवमेंट लास्ट जो था भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होते ही जो भी अंग्रेज थे, जितने भी सीनियर नेता थे, जैसे कि हमारे गांधी जी हो गए और हमारे जो भी जिनको हम आयरन मैन कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कुछ नहीं बड़े बड़े नेता थे जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते थे, लोगों को प्रभावित कर सकते, सीधा उनको उठा के जेल में डाल दे। ऐसे में क्या हुआ, जो मुस्लिम नेताओं को टाइम मिल गया लोगों को कन्विंस करने का, समझ में आए। वरना गांधी जी ऐसे नेता थे जो धर्म जात की बात बिल्कुल भी नहीं करते थे, तो शायद अगर वो बाहर होते तो लोग कन्विंस कर पाते, समझा पाते कि इस तरह से देश को बंटवारा नहीं करना। लेकिन उस बीच में जो मुस्लिम लीग के जो नेता थे उनको एक टाइम मिल गया, देखा ना, इसी कारण से कुछ ऐसा कल कुछ ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स 1940s में जिसने भारत को मिलकर 2 टुकड़े करने पे मजबूर कर दिया। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इज ऑलवेज बीन पीस ओरिएंटेड। तो हमने देखा हमेशा से जब हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर सक्सेसफुल हमने करा था, सफल परीक्षण किया, तब भी भारत ने कहा था भैया हमारा जो एम है हमेशा पीस ओरिएंटेड है, शांति चाहते हैं, हम मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करें, हम अपने पावर को दिखाने के लिए कभी न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। There was clear impression reflected in the policy of no first use, but in the view of contemporary regional security challenges। but आज के टाइम में ये जो है सिक्योरिटी चैलेंज है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जब से मोदी जी की सरकार आई है, has made it clear that policy of no first use can be reviewed and changed in consequence with India's regional national security। भैया हमने तो पहले कहा था बिल्कुल कि नो फर्स्ट यूज करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, फिर तुम हमको मारो, फिर हम तुमसे अपनी प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन अब के जो देश में जो नेता है उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि पहले तुम्हें हम मारने का मौका देंगे, हमको पहले मारो, हमेशा हम डिफेंस नहीं करेंगे। अगर हमें लगेगा कि तुम हमारे साथ कुछ भी बुरा करने, पहले तुम्हें ठोक देंगे, ताकि हमें मतलब पहले हम क्यों मार खाए, जब हमें पता है कि सामने वाला हमें मारना है तो पहले तुम्हें सेट कर देंगे ताकि हमारा जो नुकसान है वो बच जाए। तो इसीलिए कहा कि हमने अपनी जो पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज को रिव्यू किया गया है देश की सिक्योरिटी के लिए। इन एडिशन इसके अलावा इंडिया इज कमिटेड टू इंश्योर इस मेंबर इन द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप एंड अपोजिंग पाकिस्तान अनजस्ट न्यूक्लियर ट्रीटी लाइक सीटीबीटी एनपीटी। ये तो खैर भारत शुरू से इसका विरोध करता रहा है कि जब 5 सुपर पावर ने अपने अपने तो भैया न्यूक्लियर बम बना लिए, उसके बाद रेस्ट ऑफ द कंट्री को उन्होंने कहा ठीक है अब कोई भी नहीं बना सकता। तो ये भारत शुरू से इसके अगेंस्ट है, चाहे नेहरू जी थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी थे, चाहे देश के मोदी जी। नेक्स्ट है कि वाई इज द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज रिव्यूड एंड चेंज। ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है वो क्यों रिव्यू किया गया, क्यों उसको चेंज किया गया, क्योंकि देश की जो क्या ना इंडिया रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी पैरामाउंट। कहीं ना कहीं सही भी है, इसीलिए अब पाकिस्तान भी हमसे डरता है। पहले उसको क्या था भैया हम पहले उसको मारेंगे फिर हम इंडिया को कार्रवाई करेंगे, वो कभी सोच भी नहीं सकता कि इंडिया को भनक भी लग गया कि इंडिया से कुछ बुरा होने वाला तो पहले तुमको सेट कर देंगे। नेक्स्ट इंडिया वांट टू इंश्योर इट्स प्लेस इन। इंडिया अपना कौन सी जगह पे प्लेस बनाना चाहती है, तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। बहुत टाइम से पूरा कोशिश कर रही है, क्योंकि जो सारे क्राइटेरिया है भारत को लगता है कि भारत पूरे कर और कहीं ना कहीं कर भी रहे। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन है सीटीबीटी। सीटीबीटी जो है उसका फुल करेक्ट नाम क्या है, 31 का हमारा आंसर है कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी रिटेलिएट इट्स रिसॉल्विंग। ये जो रिटेलिएट रिसॉल्व कहाँ पे है, एस्टैब्लिशिंग डिसआर्मामेंट एंड रीजनल पीस। हमेशा से भारत इसको डिसआर्मामेंट और जो अपनी रीजनल पीस को, पीस की शांति की बात करता है। India's foreign policy is driven by wide range of factors, identify the incorrect one। इसमें से कौन सा जो है वो गलत है। नेशनल इंटीग्रेशन बिल्कुल है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ये भी है, अलायंस बिल्डिंग ये बिल्कुल
भी नहीं है। वो अपने अलायंस को बनाने की इस तरह से वो नाटो और ये बने थे वो सब, भारत इस तरह की कोई भी इंटरेस्ट उसको नहीं है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, तीनों ही चैप्टर जो सेकंड बुक के उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे ताकि कम टाइम पे सारे 6 के 6 चैप्टर्स आपको रिवाइज हो सके। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स है इसको प्लीज आप लोग अच्छे से याद कर लिएगा। देखिए अपने बहुत सारे जो जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड डेट्स है, जितने भी आपने एग्जाम खोलेंगे, इससे बाहर आपने कोई डेट्स नहीं देखी होंगी। आई होप आपको सभी को बहुत ही ज्यादा इससे बेनिफिट होगा। थैंक यू।